हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है, हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीआरपीसी की सेकंड क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर सेकंड के बारे में जानेंगे। इसकी हम सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 15 तक आज रीड करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 2, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। दंड न्यायालयों के वर्ग। उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्न वर्गों में दंड न्यायालय होंगे। मतलब दंड न्यायालय कितने प्रकार के होंगे, कितने वर्गों में विभाजित है, ये बात हमें सेक्शन 6 बताती है। सेक्शन 6 के अनुसार दंड न्यायालय 4 प्रकार के इसमें बताए हैं। पहला सेशन न्यायालय, दूसरा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय, तीसरा द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय और चौथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायालय। अब जो महानगर क्षेत्र होगा उसके अंदर महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय आ जाएगा। इस प्रकार हमारे 4 वर्गों में विभाजित किए गए हैं न्यायालयों को, दंड न्यायालयों को। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 7, जो बताता है प्रदेशी खंड। मतलब कि कौन सा खंड क्या होगा, किस प्रकार कितने खंडों में प्रदेश को विभाजित किया गया है, वो बात करता है। देखो, इसकी धारा 1 में बताया गया है, प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होगा। इस संहिता के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सेशन खंड जिला होगा और उसमें जिले होंगे। मतलब प्रत्येक राज्य के अंदर एक सेशन खंड होगा, सेशन खंड के अंदर जिले आएंगे कि उस क्षेत्र के अंदर कौन सा जिला कैसे है, और हर जिले के लिए एक सेशन न्यायालय होगा। अब दूसरा पॉइंट, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से। मतलब राज्य सरकार उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के परामर्श से ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकार परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? राज्य सरकार। परामर्श किसका लगेगा? उच्च न्यायालय का। ठीक है, अब तीसरा बता रहा है, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभक्त कर सकती है। मतलब कि कोई जिला है, उसको उपखंडों में विभाजन करना है तो वो भी राज्य सरकार करेगी और उच्च न्यायालय के परामर्श से करेगी। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। मतलब किसी भी राज्य के अंदर कोई भी सेशन खंड बनता है, जिले बनते हैं, उपखंड बनते हैं, तो वो इस धारा के अधीन ही बनते हैं। अब ये तो हो गई राज्य की बात, प्रदेशी खंड के बात। अब हम सेक्शन 8 में देखेंगे महानगर क्षेत्र, कि महानगर क्षेत्र में किस प्रकार होता है। तो उसमें बताया गया है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है, राज्य सरकार का कोई भी क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरीय समिति है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के अंदर महानगर होगी। मतलब जिस भी नगर की जगह की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है प्रदेश की, तो वो महानगर क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। इस संहिता के प्रारंभ में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर को महानगर क्षेत्र घोषित किया गया था। तो प्रारंभ के टाइम में 4 महानगर क्षेत्र थे। कौन कौन से थे? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद। अब तीसरा पॉइंट बताता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, परंतु ऐसी कमी और परिवर्तन के कारण उसकी जनसंख्या 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जो प्रदेशी खंड था उसमें भी राज्य सरकार ही परिवर्तन कर रही थी, पर वो उच्च न्यायालय के परामर्श से कर रही थी। पर जो महानगर क्षेत्र है उसके अंदर जो क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है उसमें हमें उच्च न्यायालय की परामर्श की आवश्यकता नहीं है। अब चौथा पॉइंट बोल रहा है, जहां किसी क्षेत्र में महानगर क्षेत्र घोषित किया जाने और घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, वहां ऐसे क्षेत्र उस तारीख को उस राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट करे तो महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। परंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच, विचारण, अपील जो ऐसी न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र के किसी न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित
थी इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र है। मतलब मानो कि ऐसा कोई परिवर्तन कर दिया गया जिससे वो महानगर क्षेत्र नहीं रहा। अब उसके बाद जो केस मामले चल रहे हैं, अब उनको कौन सा न्यायालय सुनेगा, किस प्रकार होगा, तो इसमें ये बताया है जो वाद पहले से चलते आ रहे हैं तो उनके अंदर जो पहले से महानगर क्षेत्र के अंदर जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायालय है, उन्हीं के द्वारा उनके वाद का निपटारा कराया जाएगा। और जो नया वाद कार्रवाई होगी वो नए रूप में की जाएगी, प्रदेशी खंड के रूप में की जाएगी, पर जो पहले का है उसको पहले के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाएगा। 5 नंबर बोल रहा है, जहां राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं में कमी करती है या परिवर्तन करती है, जांच विचारण अपील पर जो ऐसी कमी और परिवर्तन से ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, ऐसे कम करे या परिवर्तन करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे परिवर्तन में जांच विचारण और अपील में इस संहिता के अधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो उसमें कम परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यही बात 4 बोल रहा है, यही बात 5 बोल रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं मानते हुए वो कार्रवाई वैसे ही चलेगी। सेक्शन अपनी 9 वो बता रही है सेशन न्यायालय। सेशन 9 सेशन न्यायालय की बात करती है। तो देखो, राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय की स्थापना करेगा। प्रत्येक मतलब हर एक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय की स्थापना करेगा। प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठाधिकारी होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सेशन न्यायालय के अंदर पीठासीन अधिकारी को नियुक्त कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। ठीक है। उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। देखो उच्चतम न्यायालय जो सेशन न्यायालय का न्यायाधीश होगा उसमें अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश को भी सेशन न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ये बात हमारी तीसरी बताती है। अब चौथा पॉइंट बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे सेशन खंड का अपर न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब एक खंड का तो सेशन न्यायाधीश है, पर दूसरे खंड में उसे अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है, एक ही व्यक्ति को। और ऐसी अवस्था में वह मामले को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान और स्थानों पर बैठ सकता है जिनको उच्चतम न्यायालय निर्देश करे। मतलब उच्चतम न्यायालय के अनुसार जितना भी सेशन न्यायालय का कार्य होगा वो उच्चतम न्यायालय द्वारा कराया जाएगा। चाहे न्यायाधीश की नियुक्ति हो, चाहे न्यायालय की स्थापना हो, सब उच्चतम न्यायालय करेगा। अब हम 5वां पॉइंट देखते हैं। जहां किसी सेशन न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त होता है वहां उच्चतम न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो कि सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है और लंबित है, अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा, अथवा यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया जाने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्य करने की अधिकारिता होगी। मतलब कोई अर्जेंट कार्य के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी सेशन न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकता है उस कार्य के लिए, उस काम के लिए। पर यह कब होगा? जब अपर या सहायक न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं है। तो नॉर्मल सी चीज है कि सबसे पहले हम ऊपर वाले को देखेंगे, वो नहीं है तो फिर उससे नीचे वाले को देखेंगे, फिर उससे नीचे वाले को। तो अपन जैसे जानते हैं कि सेशन न्यायाधीश होता है, फिर उसके बाद में हमारा अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं, फिर उसके बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। नंबर पॉइंट, सेशन न्यायाधीश सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान पर बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले का निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है। मतलब कि जो सेशन न्यायालय होगा उसकी बैठक कहाँ होगी, उसका स्थान कहाँ होगा, तो जो उस न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करता है वही होगा। पर कुछ विशेष मामलों में यदि सेशन न्यायालय की बैठक कहीं और निपटाने के लिए योग्य है तो वो वहाँ पे भी कर सकती है। इसमें काफ़ी केस लॉज दिए हुए हैं जिसमें बताया है कि एक जेल के अंदर भी सेशन न्यायालय लग सकता है विशेष मामले को निपटाने के लिए। अब हम देखते हैं सेक्शन 10।
सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। सब सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। मतलब सहायक जो सेशन न्यायाधीश होगा वो सेशन न्यायाधीश का अधीनस्थ होगा। सेशन न्यायाधीश ऐसे सहायक सेशन न्यायाधीश में कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम समय समय पर बना सकता है। मतलब कि सेशन न्यायाधीश जो है वो सहायक सेशन को कार्य बांटने के लिए अपने अनुसार समय समय पर कोई भी नियम बना सकता है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है सेशन न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी अर्जेंट आवेदन से अपर सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर सहायक न्यायाधीश न हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है। और यह समझा जाएगा कि ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन में कार्य करने की अधिकारिता है। मतलब कि जैसे जो उच्च न्यायालय कर रहा था कि कोई सेशन न्यायाधीश नहीं है तो वह सहायक सेशन न्यायाधीश या अपर सहायक सेशन न्यायाधीश या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपना मतलब उसका न्यायाधीश बना दे। तो ये कार्य जो सेशन न्यायाधीश है वो भी कर सकता है। मतलब कि 10 के अंदर एक तरीके से सेशन न्यायाधीश की पावर बताई गई है कि क्या पावर है उसके नीचे कौन काम करेगा, कैसे वो कार्य का विभाजन कर सकता है, कैसे वो अपने पद पे किसी और व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है। अब हमने 9 और 10 में हमने सेशन न्यायालय की बात की। अब 11 से हम बात करेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की। धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं है प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले और विशेष वर्ग के मामलों के विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है। और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामले का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। देखो न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय हैं उनके अंदर भी जो न्यायालयों की स्थापना कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी और उच्चतम न्यायालय के परामर्श से करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में जो विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है उनके अंदर जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, परंतु में ये बताया है कि कोई राज्य सरकार जब किसी विशेष न्यायालय की स्थापना करती है किसी विशेष मामले को सुनने के लिए, फिर उसके अंदर जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय बने हैं वो उस विशेष मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। उस विशेष मामले की सुनवाई के लिए उस विशेष न्यायालय में ही जाना पड़ेगा उस व्यक्ति को, वहीं पे उसका वो सुना जाएगा मामला। अब दूसरा पॉइंट बोल रहा है ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। मतलब उसके जो न्याय मतलब प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय ही करेगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय जब कभी उसे यह समुचित या आवश्यक प्रतीत होता है कि किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य द्वारा न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय किसी भी सिविल न्यायाधीश है उसको प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर सकता है। ये बात बता रहा है हमारा 11 का पॉइंट नंबर 3 कि 11 में ये बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होते हैं उनकी स्थापना उच्चतम न्यायालय करेगा। उनकी स्थापना उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करेगी। ठीक है, और न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय करेगा। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 12 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकेगा। मतलब कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। एक जिले के अंदर एक ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा बता रहा है उच्चतम न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्परवर्ती किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां जिनका उच्चतम न्यायालय निर्देश दे होगी। मतलब कि न्यायिक में जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसी को वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है और उसे वही शक्तियां होंगी जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होती है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होती है, जो उच्चतम न्यायालय बताता है ना वो सारी शक्तियां उसके पास होती है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 हमारा, उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदभावित कर सकता है और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकता है। मतलब जो उच्च न्यायालय है वो पद दे भी सकता है और पद ले भी सकता है। क्या बोल रहा है, प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेट के काम पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां होगी और उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निमित्त विनिर्दिष्ट कर सकता है और उनका प्रयोग करेगा। देखो सेक्शन 12 में बताया गया है कि किस प्रकार उच्च न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेगा, किसको नियुक्त करेगा, उसको क्या क्या शक्ति होगी, ये बात हमारी सेक्शन 12 बताती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 13 जिसमें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात की गई है। यदि केंद्रीय या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसके कोई ऐसा पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में जो महानगर क्षेत्र नहीं है, विशेष मामलों में और विशेष वर्गों के मामलों के संबंध में है, तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदान या प्रदत्त की जाने वाली सभी या कोई शक्ति प्रदान कर सकता है। मतलब द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है उसको भी कोई शक्ति विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर सकता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों से। मतलब इसमें ये याद रखना है कि सब में केंद्र सरकार हमारे राज्य सरकार आया है, पर जो हमारी सेक्शन 13 है जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करते हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो जो चीज़ बोल रही हूँ उसको आप हाईलाइट कर लीजिए जिससे आपको याद रहे और उसको आप याद कर सके। परंतु ऐसी कोई भी शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास विधिक मामलों के संबंध में आयताएं अनुभव नहीं है जो उच्चतम न्यायालय नियमों में निर्दिष्ट करे। मतलब उच्चतम न्यायालय ने कुछ निर्देश दे रखे हैं, कुछ विधि का ज्ञान होना, उन्हीं व्यक्तियों को है ना वो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। उनके पास एक जो योग्यता है वो होनी चाहिए। तो ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, ठीक है। और उनकी समय अवधि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितना उच्चतम न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपने स्थानीय अधिकारिता के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय किसी जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया है उसे वो महानगर क्षेत्र के अंतर्गत भी है ना किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त कर सकता है। अब 14 नंबर है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बात करता है। उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों में स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा जिनके अंतर्गत धारा 11 से या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट को उस सबकी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन निहित की गई है। मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां दी गई है उनका वो उपयोग कर सकेगा और वो नियंत्रण में किसके रहेगा, वो रहेगा उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण में रहेगा। मतलब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वो उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण में रहेंगे, ठीक है। परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किए गए उस स्थान में अपनी बैठक कर सकता है। मतलब कि जो विशेष न्यायालयिक मजिस्ट्रेट है न्यायालय है वो उसी स्थान में अपनी बैठक करेंगे।
ऐसे परिनिश्चय द्वारा जो उपबंधित है, इसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। मतलब कि जिसको जो अधिकारिता मिली है मजिस्ट्रेट का, उसका पूरे जिले में वो अधिकार रहेंगे। ठीक है। अब तीसरा बोल रहा है कि जहां धारा 11 और धारा 13 और धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार यथास्थित उस जिले और महानगर क्षेत्र के भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठक करता है, बाहर किसी क्षेत्र तक वहां इस संहिता में सेशन न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ के अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या यथास्थित सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश होगा। तो धारा 14 के अंदर हमें न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बारे में देखने को मिला। ये बताती है कि किस मतलब मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता क्या रहने वाली है। तो जो उसको नियुक्त किया गया है जिस धारा के तहत, और उच्चतम न्यायालय ने मतलब उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार उसे नियुक्त किया है, जो शक्ति प्रदान की है, उस शक्ति का वो उस स्थान के अंतर्गत प्रयोग कर सकता है। वहां पे अपने न्यायालय के अंदर वो अब बैठ सकता है और अपनी सारी शक्तियों का उसी अनुसार उपयोग कर सकता है, जिस सेक्शन के अनुसार से सेक्शन 11, 13, 18 के तहत उसकी जो नियुक्ति की गई है उसके अनुसार ही उसकी स्थानीय अधिकारिता रहेगी। ठीक है। अब हम देखते हैं धारा 15, न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना। प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। मतलब इनकी नियुक्ति तो उच्चतम न्यायालय करता है, पर ये अधीनस्थ होंगे सेशन न्यायाधीश के। मतलब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश का अधीनस्थ होगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश का अधीनस्थ होगा। और जो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है ना, वो नियंत्रण में तो रहेंगे सेशन न्यायाधीश के, पर अधीनस्थ होगा वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। मतलब अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ऊपर रहेंगे हमारे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसको इस क्रम में याद कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सेशन न्यायाधीश, नीचे आएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर उसके नीचे आएंगे अन्य न्यायाधीश। सबसे पहले आएगा आपका सेशन न्यायाधीश, फिर उसके बाद में आएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद में आएंगे अन्य मजिस्ट्रेट। जो पॉइंट 2 है वो बोल रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के बारे में और समय समय पर इस संहिता संगत नियम बनाए गए हैं या विशेष आदेश के अधीन कार्य कर सकेंगे। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो अपने अधीनस्थ में जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, अन्य जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उनको कार्य विभाजन कर पाएगा। और इस संहिता के दिन कोई नियम बनाया गया है, कोई नियम या कोई आदेश जारी किया जाता है उच्च न्यायालय का या राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, उनके तहत भी वो नियम के अनुसार कार्य करेगा, नियम के अनुसार कार्य वितरण करेगा उन सभी को। इस प्रकार हमने 11 से लेके 15 तक न्यायिक मजिस्ट्रेट देखे। अब हम नेक्स्ट मतलब जो ये चैप्टर 2 है उसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने देखा 6 से लेके अपने 15 तक। अब दूसरा पार्ट हम 16 से लेके 25 तक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सेक्शन 6 में पढ़ा दंड न्यायालयों का वर्गीकरण, जिसने टोटल 4 वर्गों में उसको विभाजन किया था। 7 में हमने पढ़ा प्रदेशीय खंड क्या होता है, 8 में हमने देखा महानगर क्षेत्र क्या है, 9 में हमने देखा सेशन न्यायालय क्या है, और 10 में हमने देखा सहायक सेशन न्यायाधीश की अधीनस्थता। मतलब जो सेशन न्यायालय है उसके अधीनस्थ न्यायालय कौन होंगे, सहायक सेशन न्यायाधीश किस प्रकार अधीनस्थ होंगे। ठीक है। फिर 11 से हमने न्यायिक मजिस्ट्रेट देखने चालू किए। 11 में सबसे पहले हमने न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय देखे। 12 में हमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देखा। 13 के अंदर हमने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट देखा। 14 के अंदर हमने इसकी स्थानीय अधिकारिता देखी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता क्या होगी आखिर। और फिर हमने 15 में लास्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधीनस्थता देखी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन जो मजिस्ट्रेट है उसके नीचे सेशन न्यायाधीश है उसके नीचे काम करेगा, उसका अधीनस्थ होगा। बाकी जितने भी प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट आते हैं वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे रहे।
इस प्रकार हमने पूरा ये चीज़ देखी। आप इसको रिवीजन करना, कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। इसी के साथ यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ग्रुप में, और यदि आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी लो क्लासेस के लिए। और इसी के साथ में जो लेटेस्ट लो अपडेट होते हैं जॉब के बारे में, वैकेंसी के बारे में, वो सब भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।